कल्चर में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम चैप्टर 4 कवर कर रहे हैं, दैट इज़ द मेडिवल इंडिया, द एवोल्यूशन ऑफ कंपोजिट कल्चर इन इंडिया। ये हमने माना है कि इस समय में किताब कहती है कि इस कल्चर का उदय हुआ। हमने लास्ट लेक्चर के तहत आपको एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड अच्छे से समझा दिया और कंसेप्ट अच्छे से बता दिया कि भाई कंपोजिट कल्चर की बात क्यों होती है। पॉलिटिकल बैकग्राउंड में हमने गजनी से शुरू करके औरंगज़ेब तक की सारी कहानी आपको अच्छे से बताई, बीच में शेर शाह सूरी के किए गए कामों के बारे में भी बताया। आगे बढ़ते हैं, हम समाज के विषय में बात करेंगे और टॉपिक है द लाइफ ऑफ पीपल अंडर दिल्ली सल्तनत। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस द सल्तनत सेक्शन, और उसके तहत ये बताया गया है कि देखिए, जब इस्लाम भारत आता है और ख़ास तौर उसके बाद शासक के रूप में मुस्लिम भारत आते हैं, इस्लाम तो पहले आ गया, दिल्ली सल्तनत बाद में स्थापित हुई है। तो जब मुस्लिम भारत आते हैं, भारत को अपना घर बना लेते हैं। गजनवी लूट के यहाँ से चला गया था, घोरी भी चला गया था, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ स्थापित हुआ। उसके बाद उसका जवाई यानी कि उसका सन इन लॉ इल्तुतमिश आगे बढ़ता है, दिल्ली को सही मायने में दिल्ली सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित वही करता है। और इसके बाद अलग अलग डायनेस्टीज़ आती गईं, जैसे कि स्लेव डायनेस्टी, जैसे खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। अपना घर बनाया गया इनके द्वारा भारत को। जब ये भारत आए हैं, इनके द्वारा यहाँ पर मैरिजेस की गई, जिन्हें हम इंटर रिलीजियस मैरिजेस कहते हैं। तो गैर मुस्लिम समाज के साथ विवाह किए गए, ये एक चीज़। दूसरी तरफ जो गैर मुस्लिम थे यानी कि नॉन मुस्लिम लोग थे, उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन भी किया और वो मुस्लिम भी बने। चाहे आपका विवाह गैर मुस्लिम परिवार से हो जाए और चाहे कोई व्यक्ति, कोई समूह हो जो कि पहले कुछ और धर्म की पालना करता था, अब वो दूसरे धर्म में चला जाए, तो होता ये है कि जो पहले की सोशल प्रैक्टिसेस हैं, खान पान की बात कर लें आप, रहन सहन की, लाइफस्टाइल जिसे हम कह देते हैं, विवाह शादियों से जुड़े हुए जितने भी प्रावधान हैं, कुछ कुछ अंश रह जाते हैं। आपके पिछले धर्म से जो आपका समाज आता था, उस सामाजिक प्रथाओं का एक भाग आगे की ओर बढ़ जाता है नए धर्म में। लेकिन दूसरी ही तरफ नए धर्म में जाने की वजह से उस धर्म से जुड़े समाज का जो गुण है वो आप में भी समा जाता है। इसकी वजह से कल्चर एक्सचेंजेस होते हैं, आइडियाज़ एक्सचेंज होते हैं, थॉट्स एक्सचेंज होते हैं, कस्टम, मैनर्स और प्रैक्टिसेस एक्सचेंज होती हैं। इस तरह के तमाम एक्सचेंज इस समय में हुए हैं जब मुस्लिम एडवेंट हुआ है, ख़ास तौर पर मुस्लिम रूल के अंडर। उसी का जिक्र अब हम करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि म्यूचुअल एक्सचेंज इन आइडियाज़ एंड कस्टम्स हुआ है। जब हम सही मायने में प्रभाव देखते हैं आइडियाज़ एंड कस्टम के कॉन्टेक्स्ट में, तो ज़रूरी है कि हम उसे सामाजिक स्तर पर देखें, दैट इज़ द सोसाइटी। और जब हम सोसाइटी की बात करते हैं तो सोसाइटी इस समय में 4 बड़े समूहों में बटी हुई थी। 4 मेजर ग्रुप्स सोसाइटी में एग्जिस्ट करते थे, द एरिस्टोक्रेट्स, द प्रीस्ट, द टाउन पीपल एंड द पीजेंट्स। इसमें से जब हम बात एरिस्टोक्रेट्स की करते हैं तो इसमें सुल्तान और उसका परिवार के सभी सदस्य आ जाते थे, नोबिलिटी आ जाती थी, सभी के सभी लैंड होल्डर्स आ जाते थे। इसके साथ ही साथ भारतीय राजा आ जाते थे, हिंदू राजा, चीफ आते थे, हिंदू मर्चेंट एंड बैंकर्स आते थे। तो ये सभी के सभी लोग, बैंकर्स, व्यापारी, ज़मींदार, नोबिलिटी माने कि जो शाही यानी कि सेवाओं से ऑफिसर्स हैं, ऑफिशियलडम से जुड़ा हुआ सेगमेंट, द नोबल सेगमेंट, और द सुल्तान एंड हिज रिलेटिव्स। तो ये सभी मिल कर के एरिस्टोक्रेसी बनाते थे। इनके पास पावर और वेल्थ दोनों ही कंसंट्रेट करते थे। ये समाज का एक बड़ा ही पावरफुल समूह था, वेरी पावरफुल ग्रुप। ये सभी के सभी बहुत ही लग्जरी लाइफ बिताते थे। लिखा भी था कि लिव्ड इन ग्रेट स्टाइल एंड लग्जरी, और सुल्तान लग्जरी एंड स्टाइल में बाकी के सभी लोगों को आउट मैच करता था। उसका कारण था कि सुल्तान के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो अपने सुपीरियर स्टेटस और अपनी सुपीरियरिटी को मेंटेन रखे। इसके लिए उसकी जीवन शैली लग्जरी के मामले में, स्टाइल के मामले में
अपने ही साथियों से भी बहुत आगे थी। उसके बड़े सारे अटेंडेंट्स हुआ करते थे, बड़े भव्य महलों में वो रहा करता था। एक पूरी की पूरी ऑफिसर्स की हायरार्की उसे सर्व किया करती थी। ये सभी चीज़ें थीं जिसको स्थापित किया गया ताकि सुल्तान की पोजीशन डिस्टिंक्टिव हो बाकी सभी से। दरबार के प्रति सभी लोगों के भीतर सम्मान स्थापित हो, और सुल्तान जितना सशक्त नज़र आएगा, जितना मजबूत होगा, उतना ही मुस्लिम राज्य सशक्त और मजबूत नज़र आएगा, ऐसा दिखना चाहिए। सुल्तान जितना डेकोरेटेड होगा, उतना ही डेकोरेटेड द इस्लाम स्टेट होगा, ऐसा माना जाएगा। द स्टेट ऑफ सल्तनत, सुल्तान का लाइफस्टाइल जितना लग्जरियस होगा, उतनी ही फ्लरिशिंग स्टेट है, ऐसा माना जाएगा। इन सब कारणों से इस चीज़ को मेंटेन किया गया। दूसरी ओर सुल्तान को ही इमिटेट किया करते थे नोबल भी, यानी कि जो उसके अंडर आने वाले ऑफिसर्स हैं, नोबिलिटी हैं, और जो भारतीय राजा चीफ हैं वो भी सुल्तान की ही जीवन शैली को चाहे उस स्तर पर ना कर पाएँ, लेकिन उससे कम स्तर पर ही सही, लेकिन इमिटेट करते थे। इस तरह का लग्ज़री लिविंग उस समय के समाज में एक सुपीरियर स्टेटस बना लेने का एक ज़रिया बन गया। एक समय ऐसा आया कि यही लग्ज़री, यही भोग विलास नकारात्मकता का कारण बना, और ये समाज गिरेगा भी। मुग़ल इस पर विजय प्राप्त करेंगे, उसका कारण यही लग्ज़री बनेगा। राजपूतों में भी एक समय में ये भोग और विलासीनता प्रमुख हो चुकी थी, इस कारण से मुसलमानों के सामने वह गिरे। मुसलमानों में सल्तनत काल में भी जब ये हो जाएगा, तो आगे जाकर मंगोलों के सामने ये गिरेंगे। किसी भी समाज में एक घुण का काम करता है इस तरह का लग्जरियस भोग विलासी स्टेटस, जब वो कर्मण्यता के ऊपर उठ जाए। कर्मण्यता हमेशा महत्वपूर्ण रहनी चाहिए, आपको हमेशा एक्टिव, विजिलेंट एंड डिवोटेड रहना चाहिए अपनी प्रोफाइल को लेकर के, वो चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ होंगी। तो दैट वाज द अरिस्टोक्रेटिक सेक्शन। इसके बाद आते हैं प्रीस्ट। प्रीस्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेगमेंट हुआ करता था सोसाइटी का। हिंदुओं की बात करें तो उनमें ब्राह्मण, मुसलमानों की बात करें तो उनमें उलेमा हुआ करते थे। प्रीस्ट इतने महत्वपूर्ण थे जैसे कि ख़ास तौर पर उलेमा, ये सुल्तान की नीतियों को भी प्रभावित करते थे। सुल्तान जो कि एक समाज पर शासन करना चाहता है, अपना लॉ एंड ऑर्डर देना चाहता है, लेकिन सोसाइटी रिलीजियसली ऑर्गेनाइज्ड है। ऐसे में रिलीजियस टेक्स्ट और रिलीजियस डॉक्ट्रिन्स सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करने का बेस है। जो लॉ है, जो ऑर्डर है, वो भी उन रिलीजियस डॉक्ट्रिन्स, प्रिंसिपल और टेक्स्ट के साथ कंप्लायंस रखता हो, उसे कंफर्म करता हो। उन टेक्स्ट की जो कस्टडी है, उस पर जो अथॉरिटी है, वो प्रीस्ट क्लास की है, उलेमाओं की है। यही कारण है कि जो शासक है उसे समर्थन चाहिए जनता का। जनता का समर्थन संगठित करके प्रदान करने वाला वर्ग प्रीस्ट कहलाया है, और प्रीस्ट इसी कारण से महत्वपूर्ण है, वो राज्य की नीतियों में दखल करता है। राजा उसकी नीतियों से प्रभावित है। राजा का एब्सोल्यूटिज्म प्रीस्ट के दखल से टेम्पर्ड है, यानी कि राजा निरंकुश उस रूप में नहीं है। राजा पर और उसकी कारगुजारी पर इस प्रीस्ट क्लास का एक प्रभाव तो है, यानी कि राज्य पर धर्म का एक प्रभाव तो है। राज्य संपूर्ण रूप से धर्म से विमुख नहीं था, धर्म से अलग नहीं था। पॉलिटी में रिलीजन का इन्फ्लुएंस था, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सभी राजाओं के दौर में रहा है। अक्सर एक संघर्ष चलता रहा है जब राजा ने अपने पद को पूर्ण रूप से निरंकुश रखने का प्रयास किया। अंकुश लगाने वाली सभी वर्ग, सभी पद्धतियों को उसने नकारने के प्रयास लगातार किए हैं, लेकिन उलेमाओं ने अपना प्रभाव बनाए रखा। अलाउद्दीन खिलजी ने काफ़ी हद तक सफलता प्राप्त की इस चीज़ में कि वो उलेमाओं के प्रभाव से अपने राज्य, अपने पद को, अपने आप को मुक्त रखें। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी भी है। सो हिंदुओं में ब्राह्मण, मुसलमानों में उलेमास, इन सभी को एक प्रिविलेज पोजीशन मिलती थी, जैसे कि इनके स्वयं के रख रखाव के लिए, इनके जीवन यापन के लिए इन्हें टैक्स फ्री लैंड मिला करता था ग्रांट के रूप में, जहाँ से आने वाला रेवेन्यू इनका खुद का हुआ करता था। इस वजह से ये समाज में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखते थे, शक्तिशाली भी थे, धन संपन्न भी थे। ड्यूरिंग द रीन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी उलेमास वर इग्नोर्ड, ये बात लिखी गई है। ब्राह्मणों के विषय में यदि बात करें तो एक समय ऐसा माना जाता है कि ये जो रिलीजियस सेगमेंट हैं, ये स्पिरिचुअल और सेक्रेड एक्टिविटीज़ के बजाय, रिलीजियस एक्टिविटीज़ के बजाय
वर्ल्डली अफेयर्स में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे। दैट वाज द प्रॉब्लमेटिक थिंग। इनकी ड्यूटी स्पिरिचुअल एक्टिविटी करना, इन्हें रिलीजियस एक्टिविटी में एंगेज होना होता था, लेकिन ये ज़्यादातर वर्ल्डली अफेयर्स में रहते थे, जिसकी ज़िम्मेदारी बिजनेसमैन पर, पॉलिटिशियंस पर, रूलर पर थी। ये उन क्षेत्रों में जब जाते थे तो खुद इनको भी ये चेताया जाता था, इन पर भी अंकुश लगाया जाता था कि आपका ये क्षेत्र नहीं है। और उलेमा और ब्राह्मण दोनों में ये देखा गया है कि इनका इंटरेस्ट वर्ल्डली अफेयर में ज़्यादा था, मटीरियलिज्म में ज़्यादा था, धन एकत्रित करने और शक्ति का संचय करने में ये ज़्यादा रुचि रखते थे। आई बात समझ में? एक धर्म प्रचारक और धर्म की पालना करवाने वालों से इनका पद कहीं अधिक महत्वपूर्ण था इस समय में। इसके बाद आती है द टाउन पीपल। टाउन में तो कोई भी रह रहा होगा तो वो टाउन पीपल कहलाएगा। तो वो सभी लोग जिनकी अब तक बात हो रही है, इनमें से काफ़ी हद तक वर्ग टाउन में रहा करते थे, जैसे कि वेल्दी मर्चेंट्स, ट्रेडर्स, आर्टिजन्स, नोबिलिटी, ऑफिसर्स, ये और सोल्जर्स, ये टाउन में रहा करते थे, तो इसलिए ये टाउन पीपल कहलाते हैं। इसके अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हैं, जैसे प्लेसेस ऑफ सूफी एंड भक्ति सेंट्स एंड इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स और मॉस्क्यूज बिकम पिलग्रिम सेंटर्स। जब हम बात टाउन्स की करते हैं तो उस समय में टाउन्स मोस्टली मिलिट्री टाउन्स या एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स हुआ करते थे, या तो कोई किसी क्षेत्र की यानी कि किसी प्रोविंस की, या उस समय के होल किंगडम की कैपिटल, या तो किसी क्षेत्र की या पूरे के पूरे किंगडम की कैपिटल, राजधानी। तो ये एक तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है। और या फिर कोई ना कोई इस तरह का लश्कर जो लगा हुआ है कहीं पर, यानी कि जहाँ पर सेना ठहरती है, जिसे हम कैंटोनमेंट कह देते हैं, इस तरह के मिलिट्री एरियाज, सच एरियाज़ वर द टाउन्स। इसी तरह से कुछ टाउन्स और भी उभरे जिन्हें हम रिलीजियस टाउन्स या पिलग्रिम सेंटर्स कहते हैं, जैसे भक्ति और सूफी संतों के जहाँ डेरे लगा करते थे और जहाँ पर मंदिर और मस्जिदें हुआ करती थी, ये पिलग्रिम सेंटर्स के तौर पर उभरे। इन सभी को मिलाया जाए तो ये नगर कहलाए हैं, और इन नगरों में रहने वाले ये सभी लोग हुए हैं जिनकी बात हुई है। महत्वपूर्ण एक वर्ग था और वो आर्टिजन्स हुआ करते थे। यहाँ पर लिखा भी है, आर्टिजन्स अपने ख़ास तरह के क्वार्टर्स में रहा करते थे, और जहाँ पर आर्टिजन्स रहा करते थे वो स्पेसिफ़िकली उन्हीं की बस्ती के नाम से जाना जाता था। जैसे सुनार मोहल्ला हो जाता था, लोहार मोहल्ला हो जाता था, कुम्हार मोहल्ला, तरखानों का मोहल्ला। आज भी आपने सुना होगा मोहल्ला तरखाना, इस तरह के नाम आपको जालंधर में भी सुनने मिलते हैं, जैसे मोहल्ला लोहारा या मल्ला सुनियारा या सनार मल्ले। मैं कहता सुनियारा के मल्ले गए थे, उन्होंने फाड़ लिया। सो ये आर्टिजनल ग्रुप्स क्योंकि विनीता गिल्ड की तरह रहा करते थे, और अपने ही लेवल पर ये एक स्कूल ऑफ स्किल्स हैं। तो आगे आने वाले लोगों को, आगे आने वाले वंशजों को स्किल्स इम्पार्ट करने हैं। ऐसे में अपनी कम्युनिटी के रूप में खुद को ऑर्गेनाइज़ करते थे अपने प्रोफेशन और वर्क के बेसिस पे, और वो कम्युनिटी जिस किसी लैंड को ऑक्यूपाई करती थी वो उनका इलाका हो जाता था, उनकी कॉलोनी हो जाती थी। तो ये पर्टिकुलर एरियाज़ को कॉलोनाइज़ करते थे, ये इनकी खासियत थी। दूसरे किसी का वहाँ रह पाना संभव नहीं हो पाता था। तो इस तरह से हमें कॉलोनीज़ मिलती हैं इस दौर में। इससे समझ आ रहा है कि सोसाइटी एक स्तर पर जब हमें हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक फ्यूजन मिलती है, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ मिलते हैं, वहीं दूसरे स्तर पर देखा जाए तो कई तरह की रिजिडनेस और रिस्ट्रिक्टिव एटीट्यूड भी नज़र आते हैं। उसका कारण शायद यही हो सकता है कि कई ऐसे कल्चर और कस्टम्स के साथ आपका अब एक्सपोज़र हो रहा है जिनको आपने इस लैंड पर पहले कभी नहीं देखा। आई बात समझ में? तो दैट वाज इम्पॉर्टेंट थिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जहाँ एक तरफ एक्सचेंजेस भी हैं, वहीं दूसरी तरफ रिस्ट्रिक्टिव और रिजिडनेस ज़्यादा है। ये हर समाज में अक्सर होता है विनीता। जब भी हम नए समाज, नए पद्धतियों से मिल रहे होते हैं, वहाँ एक तरफ नए तरह की मिश्रित संस्कृति का सृजन हो रहा होता है, पर दूसरी ही तरफ एक भय का माहौल भी बन रहा होता है कि कैसे हम अपने कस्टम, कल्चर, मैनर को कंजर्व करके रखें। तो जहाँ एक तरफ एक फ्यूजन डेवलप हो रहा होता है, कंजर्वेटिव एटीट्यूड भी साथ में डेवलप हो रहा होता है, एक रिजिडनेस भी आती है। इस चीज़ को समझना है, चीज़ें अपने आप ही समझ आ जाएंगी। वही यहाँ पर बताया गया है। ओके, सो लिखा गया है कि वे इनके स्पेशल क्वार्टर्स थे, जैसे जुलाहों की कॉलोनी होती थी, वीवर कॉलोनी, गोल्ड स्मिथ्स की कॉलोनी होती थी, इस तरह से अलग अलग कॉलोनियाँ बनी हुई थी। इसके अलावा बात आती है द पीजेंट्स, चौथा वर्ग। तो पहला कौन था? द एरिस्टोक्रेट्स, दूसरा द प्रीस्ट,
थर्ड द टाउन ड्वेलर्स, द टाउन पीपल, एंड द फोर्थ वन द पीजेंट। देखिए, जब पीजेंट की बात करते हैं तो नेचुरली ये ग्रामीण क्षेत्रों में रहते थे, खेती बाड़ी किसान वर्ग की बात हो रही है, द फार्मर। सो लिव्ड इन द विलेजेस एंड वर ऑफन द वर्स्ट ऑफ। इनकी परिस्थिति सबसे दयनीय मानी जाती थी। उसका कारण था कि मेन टैक्स पेयर यही तो हुआ करते थे, ये टैक्स पे करते थे। जो भी एग्रीकल्चर ये किया करते थे उसके लिए इन्हें एक रेवेन्यू पे करना होता था। तो ये रेवेन्यू पेयर थे मेनली। राज्य की सेना, राज्य का भोग विलास तकरीबन इन्हीं के द्वारा दिए गए रेवेन्यू के दम पर चलता था। ऐसा माना जाता था कि जितनी पैदावार ये करते हैं सल्तनत काल के दौरान उसका अधिकतर निचोड़ लिया जाता था लगान के रूप में, रेवेन्यू की फॉर्म में। यही कारण हुआ कि इस समय में खेतीबाड़ी और किसानी की परिस्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। एक समय ऐसा आएगा जब खेतीबाड़ी के विकास के लिए मोहम्मद बिन तुगलक आपको दीवान को ही यानी कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री इस्टेब्लिश करते नज़र आएंगे। तो कृषि विभाग की स्थापना हुई है उस समय, दीवान अमीर को ही इसे कहा जाता है, क्योंकि सेना रखनी उस समय में एक ज़रूरत थी। स्टैंडिंग आर्मी रखनी शुरू हुई। अलाउद्दीन खिलजी ने एक बड़ी परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी रखी। विदेशों से बहुत से आक्रमण हो रहे थे, जैसे कि मंगोलों के आक्रमण इस समय में बड़े महत्वपूर्ण थे, उनको रोकना भी बहुत ज़रूरी था। भारत में जो भारतीय ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड लोकल चीफ थे उनको अपने वश में रखना ज़रूरी था। नए नए क्षेत्रों में जा कर के धन और कई तरह की संपदाओं को ग्रहण करना, लूटना भी ज़रूरी था। इन सभी कारणों से सेना महत्वपूर्ण हो जाती है। तो सेना के लिए खर्चा चाहिए, खर्चा लगान से आएगा, और मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑलवेज़ लैंड ही रहा है। और लैंड पर वर्क करने वाला सेगमेंट जो खेतीबाड़ी कर रहा है ये पीजेंट है। तो पीजेंट की परिस्थिति कोई उतनी बेहतर नहीं है। यही कारण है कि आने वाले समय में शेरशाह सूरी और उसके बाद अकबर जब किसानों के उत्थान के लिए कार्य करेंगे, इसे इतना बड़ा कार्य माना जाएगा कि उन अकबर को महान होने की संज्ञा तक भी दी गई है। खेतीबाड़ी महत्वपूर्ण है, इस चीज़ को समझने का काम तुगलक करेंगे। और गयासुद्दीन तुगलक से आगे बढ़ते हुए फ़िरोज़ शाह तुगलक तक आपको नहरों का निर्माण मिलेगा। ऐसा माना जाता है कि फ़िरोज़ शाह तुगलक ने बहुत सी नहरों का निर्माण किया। आज आप हरियाणा चले जाएं, आपको कुछ नहरें हैं जो उसी के समय की निकाली हुई मिलेंगी। आई बात समझ में? बस दैट्स इट। ओके, तो खेतीबाड़ी एक महत्वपूर्ण काम था। तो द peasants lived in the villages and were often the worst off, paid huge taxes. Any change of dynasty had no effect on their lives. Their life continued as before. ऊपर कोई भी आए, स्लेव आए यानी कि दास वंश आए, खिलजी आए या तुगलक, सैयद या फिर लोधी, ज़मीनी स्तर पर उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता था। देखिए, एक चीज़ है, सवाल ये खड़ा होता है कि लगभग 750 एडी से 1200 एडी तक जिन राजपूतों का शासन था भारत के इन उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों में, उन राजपूतों को मात्र एक तराई के युद्ध में जब पृथ्वीराज चौहान हरा दिए गए, तो उन राजपूतों को इस एकमात्र युद्ध से उखाड़ फेंकने में मुस्लिम शासक सफल कैसे हो गए? यदि राजपूतों को जनता का समर्थन होता तो किस तरह से आके स्थापित हो जाते मुसलमान, ये सवाल बनता। तो सवाल का उत्तर यहाँ से मिलता है कि कारण तो कई हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण कारण ये पाया गया है कि ज़मीनी स्तर पर ये जो दौर रहा मिडिवल इंडिया का, द राजपूत पीरियड, सामंतवाद इस समय में इतना विकसित हो चुका था और सामंत अपने अपने क्षेत्र में किसानों से इतना अधिक कर निचोड़ रहे थे कि किसानों ने सरप्लस प्रोड्यूस करना ही छोड़ दिया था, जिसकी वजह से ट्रेड एंड कॉमर्स स्टैंड स्टिल जैसी परिस्थितियों में आ चुका था। यह समा लोकलाइजेशन और रीजनलिज्म के दौर से भी जाना जाता है। तो अंततः हुआ उसका नतीजा ये कि जब आप राजकीय स्तर पर राज्य के द्वारा, राज्य के जो पदाधिकारी हैं उनके द्वारा इस हद एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, तो फिर अंतर नहीं पड़ता कि उस राज्य की पदों पर, राज्य की मशीनरी पर अब कौन आकर के बैठ गया, क्योंकि आप अपना भाग्य शोषित ही देखते हैं। आपको लगता है
आपका जो भविष्य है वो पूरी तरह से एक्सप्लॉइट ही होना है। ऐसे में कौन अंतर डालेगा जो ऊपर के पदों पर आकर के बैठेगा। तो जाने वालों के समर्थन में आपने आने वालों से लड़ाई नहीं की, और आने वालों में कई वंशज आते गए, आपको अंतर पड़ा नहीं, क्योंकि आपकी परिस्थितियाँ दयनीय थी, वो वैसी ही रहेंगी। इसलिए ज़मीनी स्तर पर डायनेस्टीज़ चेंज होने का कोई बड़ा असर पड़ता नहीं था। इसका एक कारण यह भी था कि ज़मीनी स्तर तक मुस्लिम शासन उस समय तक पहुंचा भी नहीं था। ऑलरेडी भारतीय जो व्यवस्था स्थापित थी, या फिर जो अफसर मुसलमानों ने सल्तनत काल में स्थापित किए, उनके वाया उनका संबंध लोकल एरिया में इतना ही था कि केवल कर वसूलना है, दैट्स ऑल। ओके। ज़्यादातर सिस्टम सल्तनत काल में मुस्लिम रूल का शहरों तक सीमित रहा। ये अर्बन डायनेस्टीज़ हुआ करती थी, और ये रूल काफ़ी हद तक अर्बन ही था, अर्बन एरियाज़ तक सीमित था। बड़ी बड़ी दीवारों के अंदर जो इनके कैंटोनमेंट बने होते थे, राजा गैर मुस्लिम बहुलक समाज, द नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी सोसाइटी से वहाँ पर ख़ुद को सेफ़ पाता था, सहज पाता था, और उस सेफ़ और सिक्योर हाईली गैरिसन्ड फोर्ट्स में, किलों में, यानी कि बड़े बंदोबस्तों के तहत बड़े सारे सैनिकों और योद्धाओं के बीच वो महफूज रहता था, वहीं रहता था। ओके, दैट वाज द सिस्टम। तो वही का यहाँ पर बताया गया है कि एनी चेंज ऑफ डायनेस्टी हैड नो इफेक्ट on their lives, that is on the lives of the farmers. Their life continued as before. लेकिन समाज में कुछ चीज़ें आगे बढ़ी हैं, इनफैक्ट स्केल कुछ आगे बढ़ा है। वो है द कास्ट सिस्टम वाज वेरी रिजिड, एंड इंटरकास्ट मैरिजेज एंड इंटरकास्ट डाइनिंग वाज टोटली प्रोहिबिटेड, बट एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ डिड टेक प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल। ये परिस्थितियाँ कैसे हो गई? द कास्ट सिस्टम वाज वेरी रिजिड एंड इंटरकास्ट मैरिजेज एंड इंटरकास्ट डाइनिंग वाज टोटली प्रोहिबिटेड। देखिए, बड़े स्तर पर हो ये रहा था कि जो भारतीय समाज था, मुसलमानों के आने के पहले रिलीजन के तौर पर हिंदुइज़्म ही चलन में था। जो चीज़ चलन में हो बेनीता उसे वोग कहते हैं, है ना? कहते हैं ना, क्या है चलन में, क्या चल रहा है, वट इज़ इन वोग, सो इट इज़ द हिंदुइज़्म। गाड़ी भी है रेंज रोवर वोग। हिंदुइज़्म चलन में था, और हिंदुइज़्म के तहत अपनी वर्णाश्रम व्यवस्था के अकॉर्डिंग जो लोअर क्लास सेगमेंट था वो काफ़ी इल ट्रीटेड था। ऐसे में इस्लाम आने के बाद वो लोअर क्लास सेगमेंट कन्वर्ट हुआ, वो इस्लाम की ओर गया, वो हम अभी पढ़ेंगे। लेकिन बड़े पैमाने पर लोगों का इस्लाम में चले जाना पहली चीज़। दूसरा, एक ऐसे धर्म का भारत की भूमि पर आना जो पहले यहाँ नहीं था, ये दूसरी चीज़, जिसकी वजह से आप अपनी महिलाओं को उन मुस्लिम अफसरों, उन मुस्लिम व्यापारियों, नीतिकारों से बचाना चाहते हैं, तो आपने अपनी महिलाओं को पर्दे में रखना शुरू कर दिया। पर्दा प्रथा आरंभ हो गया। तो मुस्लिम्स के एडवेंट के साथ ही पर्दा प्रथा की ये प्रक्रिया बड़ी महत्वपूर्ण हुई, ख़ास तौर पर अपर क्लास हिंदू सेगमेंट में। उन्होंने अपनी महिलाओं को पर्दे में रखना आरंभ किया, मुसलमानों की नज़रों से बचाने के लिए। तो हो ये रहा था कि समाज में ये माना जा रहा था कि जो भी अब प्योर है वो ख़ुद को बचा ले। जो अभी तक धर्म परिवर्तन में नहीं गया है, या जिस कम्युनिटी तक अभी ऐसी दृष्टि नहीं पड़ी है मुस्लिम कम्युनिटी की, क्योंकि देखिए, ऐसा रिलीजन है जो आपके लैंड से बिलोंग नहीं करता, आपके अंदर ये थॉट है। फिर आपके ही समाज में बहुत से जो लोअर कास्ट लोग हैं वो उस धर्म में तेज़ी से जा रहे हैं, और फिर उस धर्म का ही शासन है आपके देश में, शासक उसी धर्म से है, और ये लोग उसी धर्म में परिवर्तित होकर के शासक के धर्म के हो जाएंगे। ऐसे में हो सकता है कि आपकी जो आइडेंटिटी है, आपकी जो प्योरिटी है, वो इंटैक्ट ना रह पाए, वो मेंटेन ना रह पाए। आप इस चीज़ से भयभीत हैं, इसलिए ये रूल और स्ट्रिक्ट हो गए कि भाई हमें पवित्रता